हमारा जो टॉपिक होगा वो लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। आगे चल के हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे, साथ ही साथ हम टार के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, साथ ही साथ जब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे उसके बाद हम इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलेंगे। जैसे हम लीनियर मोमेंटम पढ़ाएंगे उसका एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद टार्क पढ़ाएंगे उसका एग्जांपल कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। तो जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलता जाएगा हम साथ साथ एग्जांपल बताते जाएंगे, जिससे आपको लास्ट में जो हमारी सॉल्यूशन होता है, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज ए लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम है क्या, आप जानते होंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ एनी पार्टिकल एंड दैट वेलोसिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम। मतलब आप सभी जानते हो P इज इक्वल टू mv, जहां पर P क्या होता है, देखिए जो कैपिटल P होता है दैट रिप्रेजेंट प्रेशर, बट स्मॉल p जो होता है ये हमारा मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग कैपिटल जो स्मॉल p होता है वो लीनियर मोमेंटम यूज होता है। तो यहां पर हम लोग स्मॉल p लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल p, स्मॉल p दैट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। m क्या है? मास ऑफ दैट पार्टिकल, दैट पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हम ले रहे हैं उसका मास। एंड v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। मतलब यदि कोई पार्टिकल m मास का है और v वेलोसिटी से मूव करा तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन ही हमारा लीनियर मोमेंटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना हो, पहले डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन लिखिए। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहीं पे देखिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ एनी पार्टिकल, mass of any particle and that velocity, and that velocity called linear momentum, linear momentum, वो हमारा linear momentum कहलाता है। सुनो डाउन करिए। क्या ये बातें आपको समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा P इक्वल टू mv होता है। अगर आप इसे लिखना चाहें वेक्टर के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? वेक्टर P इज इक्वल टू m, तो कोई वेक्टर फॉर्म होता नहीं क्योंकि दैट्स कांस्टेंट हो जाता है, या फिर आप उसे, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मास, मास इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। P इज इक्वल टू mv, ये होगा। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? सो सिंपल। जब आप लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे होते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट पॉइंट, वो आपको याद ही करना है। जब आप उसे क्वेश्चन के रूप में अप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा यूज होता है। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे क्या कहा जा रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिखें। इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से करें कि यद्यपि ड्यूरिंग द मोशन के दौरान, यदि कोई पार्टिकल मोशन में, ड्यूरिंग द मोशन, द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल may change but
बट अभी हम मतलब इसका पूरा टोटल समझा रहे हैं, मे चेंज बट देयर सम विल रिमेन कांस्टेंट, देयर सम, उसका जो सम होगा विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट। इसको समझो, एज फार एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। यहीं पर हम इसको पहले लिख दे रहे थे, एक्सटर्नल एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो लास्ट में लिखा गया, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एज फार एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इसका कहने का मतलब समझो, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, समझो पहले, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम हो सकता है। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ न कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर कुछ न कुछ पार्टिकल्स होंगे। अगर यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही ना हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका मोमेंटम हो, इसका मोमेंटम हो, इसका मोमेंटम हो, इसका मोमेंटम हो, इन सभी का मोमेंटम अलग अलग हो सकता है। दो यद्यप ड्यूरिंग द मोशन में, अगर ये पार्टिकल मोशन में है, मतलब ये जो पार्टिकल होना चाहिए किसी भी वेलोसिटी से मूव करता होना चाहिए, तभी तो आप मोमेंटम निकालोगे ना। स्थिर है, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है, तब की कंडीशन है द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज। जो मोमेंटम है इन सभी पार्टिकल का में चेंज, P1 P2 P3 P4 कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है एक दूसरे से, अलग अलग मोमेंटम हो सकता है, बट देयर सम रिमेन कांस्टेंट एज फार एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। लेकिन उनका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब कहने का है, अगर इन सभी का सम कर दिया जाए, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस में सो ऑन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट निकल के आएगा। यही कहा जा रहा है। यदि कोई पार्टिकल, मेरे साथ बोलो, यदि कोई पार्टिकल मूवमेंट में है, मूव कर रहा है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं, उनका जो मोमेंटम है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जब जो सम आता है उसका, वो हमारा कांस्टेंट होगा। ये नोट का पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नोट डाउन करिए फटाफट से, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस बताने के पहले हम लीनियर मोमेंटम में और न्यूटन के थर्ड लॉ में बराबरी दिखा देते हैं। यहां पर हेड डालेंगे इक्विवेलेंस ऑफ, हेड डालेंगे इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या आपको दिख पा रहा है? यहां पर थोड़ा सा बोर्ड साइन करता है, आप लोग देख लीजिएगा। ड्यू टू द लाइट क्या आपको दिख पा रहा है? जी बिल्कुल दिख पा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ना, चश्मा नहीं लगाया अभी तक। इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे जिसको चश्मा लग जाता है उसको और ज़्यादा दिखता है ना, फोकस बढ़ जाता है उसका। क्या किसको किसको लगा है वो कमेंट में बताना जरूर, गुस्सा मत होना बस हमारे ऊपर। इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर जी मजा लेता है ना। हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का
न्यूटन्स के थर्ड लॉ से इक्विवेलेंस करते हैं, मतलब इनका कंपेयरिंग करके हम दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे हैं। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है क्या बताता है, किसी भी बॉडी पर अगर हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी हमारे पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। सेम कंडीशन यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बताता है, लेकिन कैसे बताता है वो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर आप लोग सपोज करोगे, लेट अस कंसीडर टू बॉडी, हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हम यहां पर मान लेते हैं कंसीडर टू बॉडी, दो बॉडी मान लेते हैं यहां पर, टू बॉडी ए एंड बी। हम यहां पर मान लेते हैं दो बॉडी है जिनका मास है, इन दोनों का मास क्या है, इन दोनों का मास क्या है, मास है यम ए एंड यम बी। बोलो हाँ या ना। हमने कंसीडर किया दो बॉडी हैं ए एंड बी जिनका मास यम ए और यम बी है। इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी ए की वेलोसिटी वी ए एंड वी की वेलोसिटी वी बी है। इतना सबको समझ में आया। कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी, हमने जिनका मास माना यम ए एम बी और वेलोसिटी वी ए वी बी। ठीक, मतलब ए का मास यम ए एंड वेलोसिटी वी है। क्लियर है सबको, समझ में बात आई। चलो अब अगर हम यहीं पर चर्चा करें, समझिएगा ध्यान से, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस में, जैसे मान लीजिए जब हम बताएंगे तो अगर इन सभी का, जैसे दो बॉडी हमने माना, मान लो हमारे पास दो बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इन दोनों का अगर हम लीनियर मोमेंटम निकालना चाहें, लीनियर मोमेंटम निकालना चाहें, दोनों के सम के इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्लियर। चलो जब दोनों के सम के इक्वल होगा तो जो इन दोनों का लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने भी नोट पॉइंट में पढ़ा कि जब हम किसी दो पार्टिकल या दो बॉडी का या दो से अधिक बॉडी का अलग अलग मोमेंटम हो सकता है, बट उनका जो सम आएगा वो कांस्टेंट होगा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या पर लिख लेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में। जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं अप्लाई होगा तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो। जब कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखो पी ए, पी बराबर एम वी होता है तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस में पी बी क्या हो जाएगा, एम बी वी बी। बताओ यहां तक समझ में आया। बिल्कुल। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएटिंग वी गेट। जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पाते क्या है, हमें मिलता क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू मास तो हमारा कांस्टेंट होता है यम ए, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी ए अपॉन डी टी प्लस में एम बी बाहर हो जाएगा डी वी बी बाई डी टी। बोलो होगा कि नहीं होगा। और डिफरेंशिएट हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया, क्यों नहीं आएगा। एंड हम सभी जानते हैं डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। डी वी बाई डी टी व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो एम ए प्लस में एम बी एक्सीलरेशन ऑफ बी। अगर हम इसको एक दूसरे की तरफ ले जाएं तो क्या मिलेगा हमको, एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी ए बी। एफ बराबर एम ए होता है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी विच इज इक्वल टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोलो किसी कोई शिकायत, नोट कर लीजिए। क्या यहां तक सबको समझ में आया, डिवीजन करा दिया जाए, हाँ या ना। देखो हमने क्या किया था, दो बॉडी माना ए और बी, फिर क्या किया, जब हमने दो बॉडी माना, ए बॉडी का मास हमने मान लिया एम ए, बी बॉडी का मास मान लिया हमने एम बी, एंड फिर इसकी वेलोसिटी हमने वी ए माना, इसकी वेलोसिटी वी बी मानी। मतलब इसका मास एम ए, इसका मास एम बी,
इसकी जो वेलोसिटी है वो va, इसकी जो वेलोसिटी है वो vb है। ठीक, बातें समझ रहे हो ना? तो vb है। एंड फिर जब हम इसका टोटल लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इन दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर होगा, pa प्लस pb। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी दो पार्टिकल हो या दो से अधिक पार्टिकल, दो से अधिक बॉडी हो, उन सभी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, टोटल का जो सम होता है वो 0 होता है। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रख देंगे। P इक्वल टू ma, pb इक्वल टू mvbb। क्यों? P इक्वल टू mv होता है। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो mava और b की निकालेंगे तो mvbb। तो यहाँ पर फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यमी हमारा कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड इसका भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये हमारा एक्सीलरेशन ए का निकलेगा, एक्सीलरेशन बी का निकलेगा। एफ इक्वल टू यम ए होता है तो यम ए को हम इधर लाए या इधर भेज दिए, यम ए वी वी को इधर भेज दिए, ये माइनस में हो जाएगा। तो यम ए को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड ये फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी। सिंस F इक्वल टू एम ए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये चीज हमारा क्या बताता है? न्यूटन थर्ड लॉ भी तो यही करता है। इस बोर्ड पे आप जितना प्रेशर करोगे ये बोर्ड भी उतना रिटर्न में प्रेशर आप पर डालेगा या फोर्स आप पर लगाएगा। सो नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड प्यारे दुलारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ए मशीन गन फायर 50 ग्राम बुलेट एट ए स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। एक मशीन गन है जो कि 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 50 ग्राम की बुलेट को फायर करती है। द गनर होल्डिंग द मशीन गन इन हिज हैंड। जो गनर है वो अपने हैंड में वो मशीन को होल्ड करके रखा है। कैन एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 180 न्यूटन अगेंस्ट द गन। गन के अगेंस्ट वो 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता है। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर मिनट। वो एक मिनट में कितना मैक्सिमम बुलेट फायर कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब आपको सिंपल तरीके से ये समझना है। क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सिंपल क्या है? ये मान लो कोई बुलेट है, कोई मान लो ये बुलेट है, ठीक, ये ट्रिगर है इसका ना। अब इस बुलेट के बारे में अगर हम देखें, ये 50 ग्राम की गन को ये एग्जर्ट कर रहा है। 50 ग्राम की गन, मान लीजिए यहाँ पर कुछ आगे रहा हो, ये जो गन है ये निकल रही है यहाँ से, सॉरी बुलेट, ये बुलेट है जो कि मास इसका कितना है? 50 ग्राम, 50 ग्राम। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मास को किलोग्राम में चेंज कर दो, 50 इंटू 10⁻³ kg, या फिर इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻² kg लिख सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि एक मिनट में कितना मैक्सिमम ये गन फायर कर सकती है बुलेट को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप मोमेंटम निकाल लो। मोमेंटम सबसे पहले फाइंड करो। मोमेंटम, जब तक आप मोमेंटम नहीं फाइंड करोगे तब तक कैसे फाइंड कर पाओगे? ठीक, मोमेंटम क्या निकालोगे? P इक्वल टू एम वी हमें मिला है 5 इंटू 10⁻² इंटू वी की वैल्यू 1000, बस 5 इंटू 10⁻², इसे लिख सकते हैं 10⁻3। ये बचा 5 इंटू 10⁻1 मतलब 50। और इसकी जो यूनिट निकल के आती है, यम का क्या होता है? किलोग्राम, वी का होता है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेट मान लेते हैं कि 1 सेकंड में ये यन बुलेट फायर करती है। पहले सेकंड में निकालो, हमें मिनट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। 1 सेकंड में ये यन बुलेट मान लीजिए ये फायर कर पा रही है। लेट यन नंबर ऑफ बुलेट्स फायर बाय गन, गन के द्वारा
हमने ऐसा मान लिया कि n नंबर ऑफ बुलेट्स दागी जा रही हैं या फायर की जा रही हैं, तो देन जो फोर्स निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। माइनस की वैल्यू तो यहाँ पर निकालने की आवश्यकता है नहीं, माइनस की वैल्यू तो निकालने की आवश्यकता है नहीं। क्यों समझो पहले इस बात को। ये माइनस क्या शो करता है, ये पीछे की तरफ मोमेंटम शो करेगा, ये गन हमारी, तभी तो 180 न्यूटन का वो फोर्स लगा के, मतलब ये इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये माइनस पीछे की ओर निकल के आ रहा है। हम 180 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हमारा जो फोर्स होगा इसके फोर्स के इक्वल लग रहा है, तभी जाकर वो एक जगह स्टेबल रह पाएगी। तो माइनस dp/dt का मतलब समझ पा रहे हैं ना, इसका कोई मतलब तो है नहीं, बातें क्लियर हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन आपको पता है कि ये मोमेंटम जो होगा इधर डायरेक्शन इसका शो करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स इधर शो करेगा, फोर्स इधर अप्लाई करेगा, क्योंकि जब एक गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की ओर भी फोर्स लगाती है, वो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। तो dp/dt, p की वैल्यू क्या है 50, और यहाँ पर n बुलेट्स दागी जा रही हैं तो 50n लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 50n लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी? इसकी वैल्यू निकल के आएगी 50n मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, पर सेकंड हम निकाल रहे हैं, पर सेकंड इंटू पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? एफ। ये क्या निकल के आया? एफ। या फिर हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 50n न्यूटन भी तो लिख सकते हैं इसे ना, ये एक न्यूटन के बराबर है ना ये चीज़, 50n न्यूटन। और हम जा रहे हैं जो फोर्स की वैल्यू दी गई है, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 180 न्यूटन। मतलब जो इसको पकड़ा हुआ है अपने पंजों से, इसको पकड़ा हुआ है अपने पंजों से, ये मान लीजिए ये पैसे पकड़ा हुआ है। हमारा आर्ट बहुत तेज है, पिछले जन्म में मैं आर्टिस्ट था, समझ लिया करो। ये इसके खिलाफ 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो एफ की वैल्यू 180 न्यूटन, 180 इज इक्वल टू 50n, या फिर n बराबर क्या निकल गया? 180 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 मर गया, 5 या 15 और 5 या 15, 16 17 18 3 5 6 30 निकल गया। चलो अब इसके बाद ये पर सेकेंड है, पर सेकेंड, पर मिनट का दागना है, पर मिनट अगर निकालना हो तो n इक्वल टू 3.6 इंटू 60 कर देंगे तो पर मिनट निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा हमारा? 6, ये निकलेगा 36 गुणे 6 हो जाएगा, या जो 3 और 18 19 20 21 216 बुलेट्स पर मिनट। फाइंड कर लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर होता है सबको? ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आज वो भी क्वेश्चंस कर देंगे हम लोग, जो क्वेश्चंस आपको नहीं बताए गए थे वो सारे क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, नहीं जिसको आ रहा होगा मैं फिर से, इसीलिए रिवीजन ही हो रहा है, तो फिर से देख लीजिएगा। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए 10,000 किलोग्राम ट्रक हुज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। कोई पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बारी बारी से करते चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग समझते जाएंगे। कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए 10,000 किलोग्राम ट्रक। कोई ट्रक है जिसका मास यम है, इसका मास m1 मान लेते हैं, ठीक मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू दी जा रही है 10,000 किलोग्राम। ट्रक का जो द्रव्यमान है 10,000 किलोग्राम, हुज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको निकालना क्या हमको? मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम निकालो, मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, एम की वैल्यू 10 इंटू 10,000 है ना, 1 इंटू 10⁴ इंटू में 20 मीटर पर सेकेंड दिया जाएगा, 20 इंटू 10⁴ दैट इज ए P। क्लियर है सबको? बातें समझ में आई? चलो नाउ
अगर हम दूसरा देखें कि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए 5000 किलोग्राम ट्रक अटेन इन द ऑर्डर ऑफ सेम मोमेंटम। अगर कोई 5 किलोग्राम का ट्रक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि अगर m2 की वैल्यू दी जा रही है 5000 किलोग्राम, कोई ट्रक है जिसकी जो वजन है वो 5000 किलोग्राम हो, मतलब वो हल्का ट्रक हो, 5000 किलोग्राम का हो, तब उसकी वेलोसिटी क्या निकलेगी सेम मोमेंटम पर। मतलब यहाँ पर मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम हमारा सेम है। क्या लिखेंगे आप, P इक्वल टू m2 v2, यही तो लिखेंगे। P हमारा सेम है, P की वैल्यू है कितना 20 इंटू 10⁴ इक्वल टू m2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ v2 हमें निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, v2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ 5 चौक 20 निकल जाएगा, 4 इंटू 10⁻1 यह जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। जस्ट दुगुना की स्पीड हो जाएगी। अगर यहाँ पर आधा, देखो किसी भी व्हीकल का अगर सेम मोमेंटम है और उसका अगर मास आधा कर दिया जाए तो स्पीड डबल हो जाएगी, बस इतना समझ लो, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी सेम हो, यदि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तब जाकर वो वेलोसिटी क्या देगा, यदि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तब वेलोसिटी क्या होगा। मतलब उसी ट्रक की बात की जा रही है जिसका द्रव्यमान 5000 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो, काइनेटिक एनर्जी सेम हो। जब आपका मोमेंटम सेम था तब इतना था, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो जाए तो यहाँ पर देखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पहले वाले ट्रक की और काइनेटिक एनर्जी बाद वाले ट्रक की अगर इक्वल हो जाएगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी से बताई जाएगी। क्या लिखोगे आप, हाफ m1 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 इंटू 10⁻⁴, v1 स्क्वायर, v की वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ और v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है v2 स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू मत रख देना, आप काइनेटिक एनर्जी सेम करके v2 की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक। क्या करोगे, यहाँ पर आएगा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मिले क्या हमको 1 इंटू 10⁻⁴, 1 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं विशेष, ठीक। 10⁻⁴ इंटू 2 इज 4 इंटू 10⁻² हो जाएगा इज इक्वल टू ये 5 इंटू 10⁻³ v2 का होल स्क्वायर, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। v2 स्क्वायर अगर हम निकालेंगे क्या निकल के आएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा ना, 2 और 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा हमारा 5 और 40 0.8 गुणे 10 की घात 3 बच जाएगा। इसे आप लिख सकते हो ये v2 स्क्वायर की वैल्यू है, v2 स्क्वायर की वैल्यू है, या फिर v2 स्क्वायर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 800 मीटर पर सेकेंड। बट आपको v2 स्क्वायर नहीं निकालना, v2 निकालना है, तो आप क्या करोगे, v2 की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 800 को क्या लिख सकते हो, 800 क्या लिख सकते हो 2 इंटू 400 लिख सकते हो ना, 400 का कितना होता है 20, तो क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो v2 इक्वल टू 20 इंटू 1.414, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 14.14, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 2 28.28 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो। (28.28 मीटर पर सेकेंड नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर सबको, किसको किसको नहीं समझ में आया? अरे यार हो ही नहीं सकता है, एक क्वेश्चन 2 बार बताया जा रहा है फिर भी नहीं आएगा तो क्या मतलब है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है ए 200 किलोग्राम बम फॉलिंग फ्रीली एक्सप्लोडेड द स्प्लिट इनटू 2 फ्रैगमेंट, ए लार्जर वन ऑफ 160 किलोग्राम एंड ए स्मॉलर वन ऑफ 40 ग्राम। द फार्मर मूव्स अवे विथ वेलोसिटी इतना एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाटर। देखो यार इसमें कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इधर देखो
यार तुम लोग पता नहीं क्यों क्वेश्चन पढ़ते ही डर जाते हो। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखो समझो, पहले आप लोग क्लास 12 से निकल के आए हो, फर्स्ट ईयर में पहुँचे हो। फर्स्ट ईयर में ऐसा तो है नहीं कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, वेरी 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 सिंपल टॉपिक। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इस बार आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, हो सकता है, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं। जितने भी स्टूडेंट अगर वो बायो ग्रुप के हैं तो बायो ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर पाओगे। हालांकि ये तो कोई बायो ग्रुप का देख नहीं होगा, तो फिजिक्स से सब लोग मैथ ग्रुप के हैं। मे बी पॉसिबल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब सब्जेक्ट चला जाए सेकेंड ईयर से। इस बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, नेक्स्ट ईयर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। इस बार तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, सिर्फ फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, मैथ कहीं से और पढ़ना है, केमिस्ट्री कहीं और से पढ़ना है, तो यार एक साल आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लो, फॉर एवर ईयर। इसके बाद इतने बड़े रिवोल्यूशन हम लाएंगे ना, मतलब बीएससी के क्षेत्र में अपना ही चैनल होगा, हम सबका चैनल होगा। मतलब कोई सा भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा उसके डाउट्स ना क्लियर कराया जाए। वैसे डाउट्स तो अभी भी क्लियर कराए जाए, लेकिन सिर्फ फिजिक्स के ही हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन रीज़न सिर्फ वही है, एक रीज़न सिर्फ एक है। हालांकि सेकेंड ईयर से मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा, आज सब्जेक्ट नहीं, और टीचर्स होंगे, टाइम नहीं बचता ना यार। रीज़न से एक है, साथ साथ चल रही IIT JEM की क्लासेस, इंट्रेंस की, MSc इंट्रेंस की, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाता, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो यार समझा करो थोड़ा सा, और उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर ये लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। देखो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट को लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कहीं से भी टॉपिक हो, लाइव चैट इसीलिए दिया गया, आप तुरंत लिख दिया करो। वहाँ पर भी ना लिख सको, आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मुझसे तुरंत पूछ लिया करो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। विद इन हाफ आवर आपको आंसर मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, आपके ही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। नहीं हो पा रहा है ऐसा मत समझो कि और भी किसी भी चैनल्स की तरह कि आपके क्वेश्चंस आप पूछ लो, 1 महीने के बाद उस पर रिप्लाई होगा, ऐसा नहीं है यार। हम सब का चैनल है, दिल से पूछा करो, जो भी नहीं समझ में आए हक से पूछो। सोशल मीडिया पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इवन आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, @union classes, कहीं भी सर्च कर लोगे आपको मैं मिल जाऊँगा। वहाँ पर जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, आपका वो हक है प्रॉब्लम लिखने का। नहीं आ रहा तुरंत अपनी प्रॉब्लम लिखो, सर ये नहीं आता, भैया ये नहीं आता। मेरी जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी सहायता करूँगा, जहाँ तक हो पाएगा मुझसे। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट कोई पूछ रहा है तो उसको थोड़ा सा बहका के आगे चले जाएंगे, या फिर किसी टेक्निकल टीम को दे देंगे, हैंडल कर लेगा, वो डायरेक्ट बता देगा इधर उधर करके, अरे आप जाओ प्ले लिस्ट चेक कर लो, आप एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ लो। उस पर गौर से पढ़ाया जाता है, वहाँ पर नहीं समझ में आया अलग से लेक्चर्स बनाए जाते हैं, इसीलिए आपको अलग से लेक्चर्स दिए जाते हैं कि आप उसको सॉल्यूशन देख पाओ, उसको पढ़ पाओ, इसलिए अलग से लेक्चर्स आपको मिलते हैं। ज़्यादातर तो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर दिए जाते हैं, नहीं सॉल्व हो पाता पेन टैब से वहाँ पर डायरेक्ट लाइव करके बता दिया जाएगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप समझ रखो। मतलब ये कभी अपने माइंड में मत लाना कि आप एक ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, आप हमेशा एक ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आपका विवेक भैया आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, बस इतना समझना हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप एक किसी टीचर्स पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास है, पता नहीं रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट में आपको हर एक क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम लोग हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यार टाइम नहीं निकल पाता, इसीलिए अदरवाइज़ हम दिन में 2 लेक्चर्स कर दें एक एक सब्जेक्ट का, बट वही है ना,
फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगी। हम लोग इधर पढ़ाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। देखो आफ्टर, जिसे कहा जाता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का जो सर्विस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर आप पढ़ते हो तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए जाएंगे, वो मायने रखता है। क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल पाता। नॉट मैटर यार, जब मेरी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही है तो यहाँ से पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो कहीं आप और नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने घर में पढ़ रहे हो, आप अपने भैया से पढ़ रहे हो, अपने टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी मुझे समझो, अपना समझो। डोंट वरी, आप लोग कहीं भी तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग पूछिए ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो ऑफलाइन में बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं। मैंने देखा है ऑफलाइन में बच्चे डरते हैं कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ हो सकता है क्लास हंस पड़े। होता है ऐसा होता है, मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है जब मैं पढ़ता था, अभी पढ़ता ही हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि देखो बड़े होकर उतनी ज़्यादा सेंस नहीं बनता, वो तो पूछ लेते हैं। छोटे रहने पे और ज़्यादा, जैसे बीएससी कर रहे हैं या 12th 11th हो रहे हैं, तो वहाँ पर सोचते हैं कि क्लास इतनी ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पर अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है टीचर नहीं कुछ बोलेगा। टीचर कभी कोई नहीं बोलता, मैंने ये फील किया है। बट स्टूडेंट्स के डर के मारे लोग नहीं पूछते, क्यों? अरे क्लास हंसने लगेगी, ऐसा होता है ना। बट मेरी एक आदत थी, कोई कितना भी हंसे मुझे पूछना है तो पूछना है। भाई नहीं आता तो नहीं आता, उसमें हंसने की क्या बात। भाई नहीं आता, हंस लो, कल को मुझे भी आने लगेगा, मैं भी हंसूंगा। आज नहीं आ रहा तो आज हंसो भाई। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर तो कोई नहीं हंसने वाला ना, आप पूछो। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक वो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके विदाउट एनी इन हेजिटेशन। आप लोग पढ़ सको बस। इसीलिए अगर आप क्लास में भी बैठे रहना, जैसे मान लीजिए ये क्लास है यहाँ पर, तो आप विदाउट इन किसी भी हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए आपके अंदर, आप पूछ सकते हो तुरंत। बट आप अगर क्लास में भी बैठे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बिना डरे क्लास हंसेगी, आप लोग पूछिए ज़रूर। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप जो है वो अभी अपने स्कूल से निकल करके अब कॉलेज में प्रवेश ले रहे हो, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए हो, कुछ लोग का कहीं कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अलग अलग एडमिशन्स हुए हैं, कई लोग तो सिर्फ कोचिंग ही कर रहे हैं। तो समझो इस बात को, आपको भविष्य में कुछ करना है और करने के लिए पूछना पड़ेगा। नहीं आता तब तक वो उस क्वेश्चन को पूछो जब तक आप समझ ना जाओ। कोई भी क्वेश्चन हो, टीचर से तब तक पूछ रहे हो, नहीं ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, टीचर आपको समझाएगा। आज नहीं समझाएगा, हो सकता है वो क्वेश्चन टीचर को उस समय ना आता रहा हो। आज नहीं समझाएगा, कल समझाएगा, परसों समझाएगा, लेकिन समझाएगा वो जरूर। याद रखना, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो हमेशा वो क्वेश्चन उस टीचर के दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि आज मुझे इस क्लास में जानी है, मुझे इस क्लास में जाना है आज, और ये बंदा, वो बंदा याद हो जाता है। वो बंदा आज मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताना है। वो टीचर हमेशा याद रखता है, वो बता कर ही छोड़ेगा, क्योंकि उसकी भी इज्जत की सवाल होती है ना, क्योंकि उसे बताना होता है। अगर नहीं बताएगा तो ये सर टीचर बताते ही नहीं। इसलिए पूछो, हर एक क्वेश्चन पूछो। नहीं आता तब तक पूछो। ऐसा नहीं है कि आ रहा है फिर भी पूछो, मैं उसे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। जो चीज़ें नहीं आती वो चीज़ें आप लोग क्लियर करो, तभी मज़ा आएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। एक 200 किलोग्राम बम फॉलिंग फ्रीली एक्सप्लोडेड। देखो मान लो ये एक ग्राउंड है, सपोज दैट इट इज़ ए ग्राउंड, या फ्लोर मान लो, किसी का भी फ्लोर है मान लो। यहाँ से एक बॉम्ब फेंका जाता है, एक क्या होता है, बॉम्ब फेंका जाता है, कितने का, 200 किलोग्राम का। यहाँ से एक बॉम्ब फेंका जाता है, 200 किलोग्राम का, समझ रहे हो ना, 200 किलोग्राम का, ठीक। फॉलिंग फ्रीली एक्सप्लोडेड, वो फ्रीली एक्सप्लोड हो रहा है, फ्रीली फायरिंग हो रहा है, फ्रीली फायरिंग। जब बम गिरता है आफ्टर सम टाइम वो ब्लास्ट होगा, बूम होगा।
तो ये आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ पर पहुँच जाएगा ये ब्लास्ट होगा तो ये कुछ यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो छोटा होगा, एक तो छोटा होगा और एक थोड़ा सा बड़ा होगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। कितने कितने 40 किलोग्राम, ये 40 किलोग्राम का है और ये 160 kg, दो भागों में डिवाइड हो रहा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ए फार्मर मूव अवे विथ वेलोसिटी इतना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाटर? पहले वाली की वेलोसिटी, चाहे इसको पहले मानो चाहे इसको पहला मानो, कोई भी मान लो, कोई भी मान लो। पहले वाली की जो वेलोसिटी है, माना पहले वाली की जो वेलोसिटी है वो कितना है, v, हम मान लेते हैं कोई सा भी, ठीक। जब ये फ्रीली मूव हो रहा है, यहीं पर बात समझने वाली है, क्वेश्चन में पढ़ो दिया जा रहा है, ये बात तो यही समझने वाली है कि 160 kg एंड ए स्मॉलर 140 kg, मतलब पहले 160 kg दिया जा रहा है, फिर बाद में 40 kg का जिक्र किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, फार्मर, पहले आया फार्मर और ये लाटर। क्यों? फार्मर मतलब जो पहले कहा गया, लाटर मतलब जो बाद में कहा गया। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? FARMER ना, FORMER सही तो लिखे थे जी, FORMER, जो फार्मर है वो लाटर है, LATER ना। पहला वाला ये है, लाटर वाला ये है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यही है। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाटर, सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, बाद वाले की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब 40 किलोग्राम वाले उस बम के टुकड़े का वेलोसिटी क्या होगा। आपको पहले वाली की वेलोसिटी दी जा रही है, v ऑफ 60, 160, कितना दिया जा रहा है, i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है, प्लस में 3k कैप। नाउ अब यहीं पर बात समझने वाली है, जब ये इनिशियल से गिर रहा होगा, इनिशियल से गिर रहा होगा, when bomb freely move, then initial velocity 0, जब ये फ्रीली मूव करा तो पहले वाली इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, पहले वाली वेलोसिटी 0 रही होगी, मतलब 200 किलोग्राम का। तब आप लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ 200 किलोग्राम, यहाँ पर लिख लो P ऑफ 200 किलोग्राम का इज इक्वल टू P ऑफ 160 प्लस में P ऑफ 40। अब इतने समझ पा रहे हो? इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो इसके मोमेंटम के इक्वल होगा। P ऑफ 200 क्या लिखो, P इक्वल टू mv, m इंटू में v, m इंटू में v, मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, v ऑफ 200 इक्वल टू में 0, v ऑफ 200 हम एज ए डिनोट कर दे रहे हैं, ABC लिखने के बजाय आप लिख सकते हो इज इक्वल टू P ऑफ 160, यहाँ पर लिखोगे m 160, v 160, आप ABC दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट यहाँ पर कर लो, इसकी वैल्यू क्या है v, या मान लो कोई दिक्कत नहीं है, P इक्वल टू mv, m ऑफ 40, v ऑफ 40। सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ दे रखे थे, ABC मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर A मान लो या B मान लो, C मान लो, हम ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं। M की वैल्यू 200 kg है, V की वैल्यू 0 इनिशियल, M ऑफ 160 160 किलोग्राम, ये 160 अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C ना, A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, अच्छा नहीं लगता ना जी देखने में। A B C, ठीक, A B C। अब समझ में आया?
अच्छा लगने लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है ना। वी बी क्या है, ये ए की बी की वेलोसिटी है ना, इसकी ये वाला लाटर है, देखो ये लाटर, वी बी की वैल्यू क्या दी गई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस में एम सी की वैल्यू 40 kg, वी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉल्व करो इसको। ये तो देखो 200 से 0 मल्टीप्लाई कर दो, 0 इज इक्वल टू ये 160 रहने दो, आई 2j 3k, आई 2j 3k ठीक, प्लस में 40 VC, यहाँ पर 40 कॉमन कर लो, क्या बचा 4, यहाँ पर कितना बचा 4 आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस में VC, ये 40 इधर आएगा 0 हो जाएगा ठीक, बचे क्या VC इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप, नोट डाउन लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, यही इसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर है सबको, नोट करिए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। टेक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिए हैं, क्लियर, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा। बेसिकली हमने ये क्यों कहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी सर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं। देखो होता है, आप लोग 12th से डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में आए हो तो अभी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ स्टूडेंट के लिए, इसलिए ये क्लास स्पेशल बनाई गई थी। बट अगर ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कुछ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, टार्क के बारे में, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। कोलिजन पढ़ने के बाद देखो यार, लास्ट मंथ में हमने कहा था, मतलब इसके पहले वाले मंथ में, अभी तो बहरहाल 2 अक्टूबर, तो लास्ट अक्टूबर को हमने ये कहा था कि हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, बट सो सॉरी ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हमने ये भी कहा था कि 2 महीने में हम लोग एक किताब कंप्लीट कर लेंगे। 1 महीने में वो 2 यूनिट नहीं कंप्लीट हुई, लेकिन इस महीने में हम लोग क्लास थोड़ी बड़ी चलने वाली है। हो सकता है कि जो आपकी क्लास में आप लोग हैबिट बना लीजिए 1.5 घंटे से 2 घंटे की कर दी जाए, लेकिन हम लोग कंप्लीट करना है इस लास्ट महीने में। मतलब इस बुक के लिए ये लास्ट महीना होगा, फर्स्ट बुक के लिए अक्टूबर का मंथ लास्ट मंथ होगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में सेकेंड पेपर पढ़ाएंगे, फिर जनवरी और फरवरी में थर्ड पेपर, फिर उसके बाद रिवीजन चलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।